नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष किस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि प्रताप बैच के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की एक क्लास मैंने इससे पहले ली थी। पार्ट फर्स्ट में राजाराम मोहन राय के बारे में आपको बताया था। आज हमारी जो सेकंड क्लास है, उस सेकंड क्लास में मैं चाहूंगा कि स्पेशली जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको तैयार करना चाहिए। इस कड़ी में दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, और हमारी हेडिंग आज की जो है वो बेसिकली है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसका पार्ट 2 जो है उसको स्पेशली जो है यहां पे किया जा रहा है। पार्ट 2 जो है उसको हम कर रहे हैं। पार्ट 2 में स्पेशली कुछ लोगों को हम कवर करेंगे जहां से पिछले कुछ वर्षों से एग्जाम में प्रश्न नहीं आया है, तो स्पेशली आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना कि वहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। इसी कड़ी में दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में एक नाम आपने सुना होगा, नाम है हेनरी विवियन डेराजियो। आप लोग ध्यान रखना, नाम है हेनरी विवियन डेराजियो। आप कहोगे सर ये हेनरी विवियन डेराजियो कौन है सर? हेनरी विवियन डेराजियो कौन है सर? तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, हेनरी विवियन डेराजियो जो है ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व माने जाते हैं। लेकिन आपको शायद अचंभा हो कि हेनरी विवियन डेराजियो का डेथ जो है वो मात्र 22 साल की उम्र में हो गई थी। आप लोग ध्यान रखना, इनका जन्म 1809 में हुआ था और 1831 में हैजे से इनकी डेथ होती है। मतलब आप देख सकते हो कि जिस व्यक्तित्व को हम याद कर रहे हैं वो व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनका मात्र आप देख सकते हो 22 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। शंकरलाल, करिश्मा शर्मा, सोहानी और कैलाश सिरवी, राधिका चौधरी, पूजा वर्मा, टेक्निकल ब्रदर्स, शंकरलाल, आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। और शंकरलाल और साथ साथ राधिका चौसर, आप जे ये टॉपिक निर्मल बेस में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। राधिका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन भी है कि आप अधिक से अधिक लाइक और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम बच्चों तक हमारी क्लास को पहुंच सके। इस समय गर्मी जो है अपने चरम पर है, रूम से बाहर कम से कम निकले, अपने अध्ययन पर बल दीजिए और खान पान का स्पेशली ध्यान रखें। हेनरी विवियन डेराजियो, दोस्तों ध्यान रखना, हेनरी जो थे वो बेसिकली एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। आप कहोगे सर ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है सर? तो आप ध्यान रखना, इनके फादर मूलतः पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से फिर भारत में आते हैं। उन्होंने भारतीय महिला से शादी की, अर्थात हेनरी की मदर जो थी वो भारतीय मूल की थी, इसलिए जो कम्युनिटी आएगी उसमें आप लोग ध्यान रखना ये बेसिकली एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। हेनरी जो है ये एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। इनका जन्म जो है 1831 में हुआ था। इनका जन्म जो है वो बेसिकली 1809 में इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। और हेनरी की पहचान जो है आप कैसे करोगे, इसमें आप अंदाजा लगाइए कि हेनरी जब 1826 मतलब मात्र 17 साल की एज में 1826 से लेकर 1831 के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना, कलकत्ता का प्रसिद्ध कॉलेज था हिंदू कॉलेज, उस हिंदू कॉलेज में ये लेक्चरर के पद पर रहे थे। ध्यान रखना, हमारे यहाँ 17 साल की उम्र में तो बच्चा पढ़ने जाता है, ये 17 साल की उम्र में जो है 17 साल की उम्र में ये बेसिकली यहां पर आते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहली बात तो हेनरी विवियन डेराजियो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही? तो एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज एक बार आप बताना। एक बार आप आराम से चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है दोस्तों। तो इसी कड़ी में 1826 से 1831 तक जो है वो बेसिकली हिंदू कॉलेज में लेक्चरर के पद पर रहे थे। लेक्चरर के पद पर ये रहे हेनरी विवियन डेराजियो, और मात्र 17 साल। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इनकी पहचान जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में हुई है।
प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में इनकी पहचान हुई है, इनकी पहचान एक प्रसिद्ध कवि के रूप में हुई है, इनकी पहचान एक प्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में हुई है, इनकी पहचान एक समाज सुधारक के रूप में हुई है। तो ध्यान रखना, इतने गुणों के धनी थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुसांस्कृतिक व्यक्तित्व के धनी थे, हेनरी विवियन डिराजियो। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसका बच्चा मात्र आप देख सकते हो 22 साल की उम्र में खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में अपना नाम कर गया। दुनिया में नाम कैसे करे दोस्तों? ये क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। इनको अतिवादी भी कहा जाता है। अतिवादी वो होते हैं जो अपने समय से आगे की बढ़कर के बात करते हैं। इस कड़ी में जब आप देखोगे तो हेनरी विवियन डिराजियो से स्पेशली मैं बात करूं तो आपके आरएस प्री एग्जाम में जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरएस प्री एग्जाम में जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं हेनरी विवियन डिराजियो से, उसमें 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेवरेट है। वो 3 क्वेश्चन जो सबसे अधिक फेवरेट है उसको मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था। दोस्तों ध्यान रखना, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था? द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि जो है वो बेसिकली माना जाता है हेनरी विवियन डिराजियो को, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि। पहला पॉइंट हुआ। नंबर 2, दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल मूवमेंट के ये संस्थापक माने जाते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट की संस्थापक जो है वो इनको माना जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट का संस्थापक भी इनको माना जाता है। और तीसरा पॉइंट आप देखोगे दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा है कि इन्होंने उस जमाने के अंदर महिला शिक्षा की बात कही है। इन्होंने महिला शिक्षा की बात कही है। सर मेरा पेपर है एमपीपीसीएस का 23 जून को और उसमें टॉपिक है 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलन, क्या इस वीडियो से कवर हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल बेटा, आपका कवर 100% होगा। यहां से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1809 ये 19वीं शताब्दी है और 19वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में इनका नाम आता है। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि, यंग बंगाल मूवमेंट के संस्थापक और साथ ही साथ इन्होंने महिला अधिकारों की वकालत की है। आप लोग ध्यान रखना, महिला अधिकारों की वकालत करने वाले, महिला अधिकारों के समर्थक थे और इन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा अधिक से अधिक मिलनी चाहिए। बालिका शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था और बालिका शिक्षा पर बल देते हुए आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह का इनके द्वारा विरोध किया गया था। तो ये पॉइंट्स जो है वो स्पेशली आपको ध्यान रखना, प्री एग्जाम के पॉइंट्स है। तो ये मैंने हेनरी के बारे में 4-5 बिंदु बोले जो आपको याद होने चाहिए, लेकिन एक बिंदु और है और वो क्या होगा कि सर हेनरी से ये प्रश्न तो पूछ लिए गए सर, जैसे आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था। और देखिए, राष्ट्र की संकल्पना जो आई है 1885 के आसपास और ये बंदा 1830 के आसपास ऐसी कविताएं लिख रहा है जिससे भारत झलकता है। इसका मतलब वह समय जब भारत अनेक देशी रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, उस समय हेनरी विवियन डिराजियो वो व्यक्तित्व था जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा है, इसलिए उनको आज याद किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में दोस्तों आगे जो है यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हेनरी विवियन डिराजियो से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, मतलब जो मुझे लगता है जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो प्रश्न और कौन कौन से हैं। तो इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आप देखिए हेनरी विवियन डिराजियो से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, एक तो हेनरी ने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे। हेनरी के जो 2 न्यूज़पेपर हैं
वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक आरएस में नहीं पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, उनकी न्यूज़पेपर का नाम है नंबर 1 ईस्ट इंडिया। ये उनका समाचार पत्र था जो हेनरी विवियन डिराजियो ने निकाला था। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, उन्होंने एक न्यूज़पेपर और निकाला था जिसका नाम था इंडिया गजट, जिसका नाम था इंडिया गजट। तो ये 2 न्यूज़पेपर जो है वो स्पेशली आपको याद करने हैं हेनरी विवियन डिराजियो के, कि जो आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, हेनरी विवियन डिराजियो ने कई संस्थाओं की स्थापना की थी। वो संस्थाएं भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे हेनरी के द्वारा बनाई गई जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उन संस्थाओं में आप लोग ध्यान रखना, वो संस्थाएं जो हेनरी ने बनाई उसमें नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने डिबेट करने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। डिबेटिंग क्लब की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा, डिबेटिंग क्लब जो है वो इनके द्वारा बनाया गया था। दूसरा, नंबर 2 एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तीसरा, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के लिए जनरल नॉलेज की स्थापना उन्होंने उस जमाने के अंदर की है। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। गंगानगर वाले बच्चा पूछता है कि सर मेरा भी एग्जाम 16 जून को आईएएस का है, क्या उसमें भी आएगा? तो उसमें तो आप लोग ध्यान रखना, यूपीएससी चैनल पर हम अलग से क्लास कल से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 15 एमसीक्यूज डेली कराए जाएंगे, और प्लस कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है उसको आज ही आप देखना। अभी मैंने 7 बजे एक क्लास ली थी जिसका पूरा फॉर्मेट जो है उसमें समझाया गया है कि किस किस प्रकार से वो क्लास होगी, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि 16 जून को होने वाली उस क्लास के लिए यूपीएससी के लिए हमने स्पेशल मैटर तैयार किया है, पीवाईक्यूज और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैराथन क्लास। ये 25 डेज यूपीएससी एग्जाम के बचे हुए हैं। अभी आरएस की वैकेंसी की आने की संभावनाएं पूरी बन रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे चुनाव होगा, चुनाव के बाद इसकी संभावनाएं बन जाएगी। एक आप लोग ध्यान रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनके बारे में क्या कहा? इन्हें हमारी जाति का पिता कहा है। हमारी जाति मतलब मानव जाति, हमारी जाति का पिता एवं सभ्यता का अग्रदूत कहा है, एवं सभ्यता का अग्रदूत कहा है। द पायनियर ऑफ द सिविलाइजेशन, हमारी जाति का पिता और सभ्यता का अग्रदूत जो है वो बेसिकली इन्हीं को कहा गया है। तो ये पॉइंट्स आपको कम से कम यहां पर स्पेशली आने चाहिए। ये बिंदु आपको सबसे पहले दोस्तों आने चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से यहां पर इन चीजों को कवर कर सको। इसी कड़ी में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यहां तक एक बार ये पॉइंट्स आप उतार लीजिए। आजाद आर्मी का सर 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल गया यूपीएससी वालों को। हाँ, तो 1 महीना मिला है तो उसका बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, समय को जाया मत कीजिए। और अगर आप समय को जाया करते हैं, समय खराब करते हैं, तो कल को समय भी आपको खराब करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, इसी कड़ी में ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कुछ कम महत्वपूर्ण हालांकि पूछी नहीं गई है। ऐसे ही बंग हित सभा के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि बंग हित सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बंग हित सभा की स्थापना भी हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा की गई थी। बंग हित सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। ये अपने जमाने का एक बहुत बड़ा एकेडमिक भी था, मतलब कॉलेज में लेक्चर देना, कॉलेज लेना, एकेडमिक लेक्चर्स देना। तो इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आज का जो बिंदु हमारा है वो हमने लिया है आपका सामाजिक एवं धार्मिक स्वर आंदोलन
पार्ट 2, और इस पार्ट 2 से पहले वाला पार्ट जरूर देखना ताकि चीजें आपको समझ में आ सके। पार्ट 2 में आज हमने सबसे पहले लिया है हेनरी विवियन डिराजियो को। आप कहोगे सर हेनरी का जन्म कब हुआ था? 1809 में, 1831। इनके मदर जो है वो भारतीय मूल की थी, पिताजी जो है वो यूरोपियन थे, और इस आधार पर ये एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। जन्म 1809 में इनका कलकत्ता में हुआ था। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में लेक्चरर थे, लेकिन सर ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में इनको निकाल दिया गया था कॉलेज से। उसका कारण क्या था कि हेनरी अतिवादी विचारों के व्यक्ति थे। इन्होंने बंगाल के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किया था उसका जमकर के विरोध किया। इन्होंने जमींदारों की आलोचना की, और जब दोस्तों जमींदारों की आलोचना की और हिंदू कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे जो थे वो बेसिकली आपको पता है जमींदारों के थे, तो जब ये शिकायतें हुई तो कहते हैं कि 1831 में इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। उसी साल इनको हैजा हुआ और इनकी डेथ हो जाती है, और भारत माँ ने एक अच्छा लाडला खो दिया जिसका नाम था हेनरी विवियन डिराजियो। आप कहोगे सर यहां से एग्जाम में पहला क्वेश्चन आज तक क्या बना है? तो पहला प्रश्न जो बना वो बना आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डिराजियो को। इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था? यंग बंगाल आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। ये महिला अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे, और इन्होंने बालिका शिक्षा पर स्पेशली बल दिया था, बाल विवाह का विरोध किया था, बाल विवाह का विरोध किया था। इसी प्रकार दोस्तों आप देखोगे तो हेनरी विवियन डिराजियो से अब आने वाले कल में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो मैंने कहा आने वाले कल में बन सकता है नंबर 1, हेनरी विवियन डिराजियो की पत्रिका कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट पत्रिका कौन सी थी? तो यहां देखोगे ईस्ट इंडिया और इंडिया गजट जो है वो इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें हमारी जाति का पिता और सभ्यता का अग्रदूत कहा है। प्रमुख संस्थाएं जो उन्होंने बनाई थी उसमें डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, बंग हित सभा और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए, जैसे एनसीईआरटी का एक पॉइंट मैंने आज पढ़ा था, उसमें आप ये भी ध्यान रखना, ये बेसिकली राजा राम मोहन राय की विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया था, और एक आपको पता है 1789 में 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उस फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे, और दुनिया में आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति वो क्रांति थी जिसने मध्यम वर्ग के अधिकारों की बात कही है। तो ये पॉइंट्स आपको स्पेशली यहां से याद होना चाहिए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें हमारी आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा है। निखिल लिखता है बीपीएससी से कि सर हमें आपका चाणक्य 3.0 के छात्र है, सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम आज आपके चैनल पर आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और निखिल अभी मैं खुद पटना में था, वहाँ पर मैंने सेमिनार लिया। मैं भी बिहार के बच्चों से काफ़ी प्रभावित हूँ क्योंकि बिहार के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं। राजस्थान के बच्चे तो बहुत जज्बाती, मेहनती, योग्य, प्रतिभावान होते हैं, क्योंकि इस धरा से, मरुधरा से जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, भयंकर गर्मी है, उसमें बताना चाहूँगा राजस्थान के बच्चे दिन रात अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। और कहते हैं ना कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर को बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर को बदल दे। इसलिए हमारे साथ में हमारे राजस्थान के विद्यार्थी जो है वो आरएस के माध्यम से, जब उनकी आप कहानियां देखोगे, जब आरएस का रिजल्ट आता है तो एक से एक बच्चा होता है, और वो किस प्रकार से, अगर 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो 1000 बच्चों का सेलेक्ट होने का तरीका 1000 प्रकार का होता है, एक प्रकार से कोई सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो ये व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखना, जो नेक्स्ट व्यक्तित्व हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट व्यक्तित्व आप लोग ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट व्यक्तित्व का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सर ये विद्यासागर कोई जाति है क्या सर?
आप लोग ध्यान रखना, विद्यासागर कोई जाति नहीं है, बल्कि विद्यासागर एक उपाधि है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बेसिकली संस्कृत कॉलेज के द्वारा प्रदान की गई थी। मतलब एक प्रकार का सम्मान ही था जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिला था। तो सर फिर तो ये बताइए सर, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? तो आप लोग ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो वास्तविक नाम था, इनका जो वास्तविक नाम था वो था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय इनका रियल नेम था। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, इनका जन्म जो है वो बेसिकली 1820 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो बेसिकली 1891 में हुई है। हालांकि वैसे जन्म मृत्यु नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इसके समकालीन था। जब समकालीन पूछते हैं तो वो याद होना जरूरी है। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कमेंट करके कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था। देखता हूं मैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब देते हैं। मेरा क्वेश्चन आपके सामने है कि इनकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था। कौन सा विद्यार्थी नाम लेता है सबसे पहले मैं उसका नाम बोलूंगा। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या था? हाँ, राधिका चौधरी लिखती है सर बिल्कुल, वो महान समाज सुधारक के रूप में उनकी गिनना होती है। तो देखिए आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है नंबर 1, ये बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, इनकी पहचान एक बहुत बड़े शिक्षाविद के रूप में हुई है। एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे और आप लोग ध्यान रखना 1851 में, मतलब मात्र 31 साल की उम्र में वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। संस्कृत कॉलेज के वो प्रिंसिपल बन जाते हैं। संस्कृत कॉलेज की वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो शिक्षाविद के रूप में पहचान हुई है। तीसरा, वो संपादक थे और स्पेशली आपको पता है उनका प्रसिद्ध समाचार पत्र जो था, जो फेमस न्यूज़पेपर उनका था, उस प्रसिद्ध समाचार पत्र का नाम था सोम प्रकाश। क्या नाम था? प्रसिद्ध समाचार पत्र जो था उसका नाम था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश नाम की जो पत्रिका है वो इन्हीं के द्वारा निकाली गई। बहुत अच्छा, इसमें RS 2025 वेरी गुड। राधिका चौधरी, निखिल और आप सभी को बड़ा दिल की गहराइयों से कि आपने सोम प्रकाश नाम यहां पर बताया है। 1851, 1951 नहीं राधिका, 1951 नहीं होगा, 1851 होगा। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाविद, संपादक और जिन्होंने सोम प्रकाश नाम का अखबार लिखा था। अब यहां से क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है वो पूछा गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान दिया है। ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू मेकिंग मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान किस प्रकार से था। तो देखो आप, इनका कई प्रकार से योगदान है, उसको हम देखें तो इसको मैं सबसे पहले यहां ले लूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान, आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान का उल्लेख कीजिए। योगदान का उल्लेख कीजिए। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आपके सामने आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान का उल्लेख कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आता है और यहां पर आपको पता है RS में अधिकतम 100 शब्दों में पूछते हैं, तो उल्लेख कीजिए जो क्वेश्चन जो है उल्लेख कीजिए जहां पर आता है, ऐसे क्वेश्चनों को हम ध्यान रखना पॉइंट फॉर्म में इसका उत्तर लिख सकते हैं। मतलब इसका उत्तर जो है वो किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? पॉइंट फॉर्म में इसका उत्तर लिखा जा सकता है। अब इस कड़ी में सबसे पहले हम देखें इनका योगदान किस किस रूप में कहां कहां रहा है।
तो आप लोग ध्यान रखना, नंबर 1 सबसे पहले तो परिचय दे देंगे, जो मैंने आपको पे लिखा है कि 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षाविद, दार्शनिक और संपादक के रूप में पहचान बनाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भारत के निर्माण में कई प्रकार से अपना योगदान दिया। इस कड़ी में नंबर 1 सबसे पहले ध्यान रखना, इन्होंने जातिवादी या जातिवादी नहीं लिख करके सीधा लिख सकता हूं जातीय कट्टरता। ध्यान रखना, इन्होंने जातीय कट्टरता की आलोचना की है। अगर हम अपनी जाति को केवल बढ़ावा देते हैं, अपनी जाति को सुपीरियर मानते हैं, अन्य जातियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो इसको कहते हैं जातीय कट्टरता। ध्यान रखना, इन्होंने जातीय कट्टरता का जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। और सबसे बड़ी बात, ये खुद ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की थी। ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना इनके द्वारा की गई थी। ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना इनके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहां पर ये वाला बिंदु रखना है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, नंबर 2 जो पॉइंट आएगा वो होगा शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान। दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। अब देखो आप, इनका जो पहला पॉइंट है उसी को हम दूसरे पॉइंट से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने न केवल ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की, बल्कि इन्होंने क्या किया कि यहां पर नंबर वन संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए संस्कृत कॉलेज के, मतलब उस समय संस्कृत पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण जाति के पास में था। ब्राह्मण जाति पर ये मतलब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये उस समय की परिस्थितियों की बात थी कि पढ़ाने वाले भी अधिकांश ब्राह्मण थे और पढ़ने वाले भी अधिकांश ब्राह्मण थे। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर खुद एक ब्राह्मण थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की और संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण जातियों के लिए खोल दिए। उस जमाने के अंदर ईश्वरचंद्र विद्यासागर का यह कदम बहुत महान कदम मानता हूं कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो लगातार संस्कृत पढ़ रहा हो और जो नया संस्कृत पढ़ने के लिए आया, दोनों में डिफरेंस तो होगा, वो उसकी बराबरी कैसे कर पाएगा? तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक का विकास किया। इन्होंने संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक का विकास किया था। संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक का इनके द्वारा विकास किया गया था। और शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने बालिका शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया था। बालिका शिक्षा पर बल। और आप लोग देखो, जिस समय घर से निकलकर लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी या उनको जाने की सहूलियत नहीं थी, उस समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आप धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि उन्होंने बंगाल में 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। ध्यान रखना, उन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना उस जमाने में की थी। और उस जमाने में एक कॉलेज था बैथुन कॉलेज, उस बैथुन कॉलेज के सेक्रेटरी थे। तो बैथुन कॉलेज के माध्यम से इन्होंने महिला शिक्षा पर भी बल दिया था। ताकि महिलाएं, मतलब स्कूली बच्चियां तो बालिका कहलाएगी, अगर अपर एजुकेशन होगी तो वह महिला रूप आएगा। तो बालिका शिक्षा पर बल, 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगर तीसरा पॉइंट देखोगे तो वो आपका बिंदु होगा सामाजिक सुधार, जिसको हम कहते हैं सोशल रिफॉर्म्स। और सोशल रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया? सोशल रिफॉर्म्स में नंबर 1 ध्यान रखना, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह का
इनके द्वारा विरोध किया गया था बाल विवाह। क्योंकि अगर कम उम्र में शादी हो जाती है और उसके पति की डेथ हो जाती है तो वो विधवा बच्ची हो जाती है और उस विधवा का जीवन बहुत ही खराब था दोस्तों। तो ध्यान रखना, इनका क्रेडिट जो जाता है, जो सबसे बड़ा संघर्ष इन्होंने किया वो सबसे बड़ा संघर्ष किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए। एक लंबा अभियान इन्होंने चलाया था। आप लोग ध्यान रखना, विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा अभियान चलाया। विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा अभियान चलाया। और आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, इन्हीं के प्रयासों से सर उस समय की सरकार ने एक अधिनियम पास कर दिया। जो अधिनियम पास किया उसी को हम कहते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ध्यान रखना, इसी कड़ी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है ये पास होता है 1856 और इसके द्वारा विधवाओं को दूसरी शादी का अधिकार मिलता है। उस जमाने के अंदर विधवा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन विधवा होने के बाद उस महिला के साथ स्पेशली उच्च जातियों में जो व्यवहार किया जाता था वो बड़ा निंदनीय व्यवहार था कि उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, चार दीवारी में बंद कर दिया जाता था, उसके बालों का मुंडन कर दिया जाता था, उसको व्हाइट कपड़े पहना दिए जाते थे, किसी और की नज़र उस पर न पड़े, ये सब चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती। तो विधवाओं के हालात को सुधारने में जिस एक व्यक्ति विशेष की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा योगदान जो था वो बेसिकली आप लोग ध्यान रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। साथ ही साथ उन्होंने उस जमाने में सोम प्रकाश नाम का समाचार पत्र चलाया था। सोम प्रकाश, आपको के साथ सोम प्रकाश के माध्यम से क्या किया था उन्होंने? सोम प्रकाश के माध्यम से उन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध करने में, समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका अदा की थी। समाज को जागरूक करने में, समाज को जागरूक करने में अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन यहां से एक एग्जाम में प्री में क्वेश्चन आता है, कभी आपने देखा हो। और प्री में आने वाला क्वेश्चन क्या है? प्री में आने वाला क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन ने एक अधिनियम पास किया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला जो पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम सोम प्रकाश था। हालांकि वो लॉर्ड लिटन जो है अमृत बाजार पत्रिका को प्रतिबंधित करने के लिए ये एक्ट लाता है, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में तब्दील हो जाती है और शिकार बनने वाला पहला अखबार जो है वो बेसिकली आपका हो जाता है सोम प्रकाश। इस कड़ी में ये पॉइंट्स अगर आप इतना लिखते हो 100 शब्दों में तो ये आपका उत्तर बेहतरीन माना जाएगा। इसमें आपका पूरा प्री भी कवर हो गया है और इसमें आपका पूरा मेंस भी हो गया है, और प्री और मेंस जिसमें कवर हो उसी को आप लोग ध्यान रखना फाउंडेशन कहा जाता है। जहां हम दोनों प्रकार से पढ़ लें उसी को फाउंडेशन कहते हैं। और उत्कर्ष आप लोग ध्यान रखना, राजस्थान का ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है उत्कर्ष जिसने अपने फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का, उत्कर्ष ने अपने फाउंडेशन बैच के विद्यार्थियों का अभी से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है ताकि हमारे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। कई बार क्या होता है, बच्चा इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कब देता है? जब वो मेंस पास कर जाता है, मतलब प्री पास करने के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। तो मेंस पास करने के बाद हमने क्या किया उत्कर्ष के अंदर कि बच्चों को अभी से हमने शुरू कर दिया है कि बच्चों का अभी से ही मॉक इंटरव्यू लिया जाए, उसको ये बताया जाए कि कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखना कि उत्कर्ष वो पहला इंस्टीट्यूट है जिसने अपनी जो टेस्ट पेपर्स हैं उस टेस्ट पेपर पे इन्होंने क्यूआर कोड दे दिया गया है। उस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करोगे आप
तो कंप्लीट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये करने वाला भी उत्कर्ष पहला संस्थान है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, उत्कर्ष राजस्थान का वो संस्थान है जिसने अपने टेस्ट पेपर अभी से ही डिजिटल OMR पर कराना शुरू कर दिया है, और आने वाले वक्त में RPSC UPSC जो है ये डिजिटल OMR पर ही आपके गोले भरवाएगी। वो हमने प्रैक्टिस हमारे विद्यार्थियों की अभी से शुरू कर दी है। हमारे जो उत्कर्ष का ऐप है उसमें एक ऐप है खेलो क्यूज, जिसके माध्यम से हजारों प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। उसकी प्रैक्टिस भी आप खेलो क्यूज के माध्यम से कर सकते हैं। हमने हमारे ऑफलाइन बैच के प्रत्येक बैच के अंदर एक चाणक्य की नियुक्ति की है, ताकि वो फैकल्टी जो है समय समय पर उन बच्चों को किसी प्रकार का तनाव हो तो तनाव से बाहर निकाल सके, कैसे पढ़ना है, कैसे बाहर निकलना है, त्याग, ध्यान और विश्वास पर कैसे बल देना है, इन तमाम चीज़ों को फोकस करने के लिए हमने प्रत्येक बैच के अंदर एक चाणक्य भी नियुक्त किया है। RRS 2025 लिखता है सर इंडियन परेशान लीग, इंडियन परेशान लीग नहीं, इंडियन उत्कर्ष लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, ये भी नाम चल रहा है। देखो कौन सा नाम फाइनली सिलेक्ट होता है, तो ये भी होगा। और सर जी 13 IPL क्या है, 13 IPL क्या है, ये आपको बताया जाएगा, उसकी चिंता मत करो, उसका पूरा आपका होगा। अब इस कड़ी में दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम आता है। वो बहुत बड़ा नाम किसका आता है, तो आप बोर्ड पर देखिए, उस नाम की तलाश है, और नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का। और स्वामी दयानंद सरस्वती का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती की 2023-24 में इनकी 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस साल। मतलब 2023 से हमने आरंभ किया था, भारत सरकार इनकी 200वीं वर्षगांठ मना रही है, इसलिए यहां से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, आप भी मेरे साथ बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लूंगा। पहला पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था और उनका जन्म कहां पर हुआ था, उनका जन्म कहां पर हुआ था। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इनके बचपन का नाम क्या था, इन्हें बचपन का नाम क्या था, और इनके प्रथम गुरु कौन थे, इनके प्रथम गुरु कौन थे जिनसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उन गुरु का नाम, इनके दूसरे गुरु कौन थे जिनसे इनको वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरे गुरु, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति किस गुरु से होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना। आप सब लोग जानते होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ कैसे हुई थी, कौन बताएगा। उनकी डेथ जो है जोधपुर के अंदर, जोधपुर में उनको जो दिया गया था कांच पीसकर जहर, उससे उनकी डेथ होती है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हो उसको आप बताने का प्रयास कीजिए कि सर यहां से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 12 फरवरी इनकी डेथ, इनका जन्म जो है वो बेसिकली 12 फरवरी 1824 को, 12 फरवरी 1824 को। और आपको पता है अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, मतलब आप देख सकते हो इनका 200वीं जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसलिए अगर समाज सुधारकों में सबसे अधिक कहीं से प्रश्न पूछने की संभावना होगी तो आप लोग ध्यान रखना, इस साल जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होगी। इसी कड़ी में दोस्तों मैं ये भी चाहूंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को किस और नाम से भी उन्हें भारत का क्या कहा जाता है, उन्हें भारत का क्या कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर, या इनको हिंदू लूथर भी कहा जाता है। सर ऐसा क्यों, तो आप लोग ध्यान रखना, मार्टिन लूथर जो है वो जर्मनी का एक बहुत बड़ा
सोशल रिफॉर्मर था जर्मनी का एक बहुत बड़ा समाज सुधारक था, जिसने जर्मनी के अंदर सोशल रिफॉर्म्स में बड़ी भूमिका अदा की। इसी प्रकार उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा की है तो उसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज था। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जो है, इनका जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, स्वामी जी का जन्म हुआ है टंकारा गांव के अंदर। सर ये टंकारा गांव कहां पड़ता है? टंकारा गांव पड़ता है मोरवी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर मोरवी कहाँ पड़ता है? मोरवी पड़ता है गुजरात के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इस आधार पर देखो, अभी तक हमने जितने पढ़े वो सब के सब जो है वो बेसिकली बंगाल के समाज सुधारक थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ये उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर में अगर किसी गणना होती है तो उस व्यक्तित्व का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखना कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम जो है, आप लोग ध्यान रखना, बचपन का नाम मूल शंकर था। लेकिन मूल शंकर जो है वो, आप लोग ध्यान रखना, ये बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ऐसे ऐसे प्रश्न ये पूछते थे कि घर वाले परेशान हो जाते थे, साथ साथ घर में अगर कोई मेहमान आया हुआ रहता था तो घर का मेहमान भी इनके प्रश्नों से बहुत परेशान हो जाता था। क्योंकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब हर कोई नहीं दे सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कि 1848 में जब ये घर छोड़ चुके थे और विचरण कर रहे थे, तो 1848 में 1848 में इनकी मुलाकात जो है गुरु पूर्णानंद से होती है। ध्यान रखना, यहां पर 1848 में दांडी स्वामी गुरु पूर्णानंद से मुलाकात होती है। गुरु पूर्णानंद से मुलाकात होती है। गुरु पूर्णानंद भी अपने जमाने के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, आध्यात्म की एक मूर्ति थे वो बहुत बड़ी। तो ध्यान रखना, 1848 में दांडी स्वामी गुरु पूर्णानंद से मुलाकात हुई और गुरु पूर्णानंद जो थे उन्होंने इनका नाम जो है आप लोग ध्यान रखना, इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो नाम रखा गया है, ये नाम बेसिकली पूर्णानंद रखा था। फिर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, लेकिन 100% जीव को शांति नहीं मिली। जो जिस चीज के लिए भटक रहे थे वो था आध्यात्मिक ज्ञान। भटकते भटकते, घूमते घूमते इनकी मुलाकात 1860 के अंदर मथुरा स्वामी, 1860 में मथुरा में इनकी मुलाकात जो है गुरु विरजानंद से होती है। दोस्तों ये नाम सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक में गुरु विरजानंद से मुलाकात हुई। और आप लोग ध्यान रखना, वी से विरजानंद और वी से ही वेद होते हैं। तो 1860 में विरजानंद से मुलाकात होती है। सर विरजानंद से मुलाकात जो है इंपॉर्टेंट क्यों होती है सर? तो आप लोग ध्यान रखना, विरजानंद से जो मुलाकात है वो मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो उनकी तमाम जो आध्यात्मिक जिज्ञासाएं थी, उन आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करने में जिस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रही, उनका नाम स्वामी विरजानंद था। इसलिए आप यहां से ये ध्यान रखना, स्वामी विरजानंद से उन्हें वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान का मतलब वेदों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान इनको स्वामी विरजानंद से प्राप्त हुआ था। अब कोई भी शिष्य जब गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके बाद वो गुरु को कुछ न कुछ, आपको पता है, दीक्षा देता है। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि गुरु विरजानंद महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो स्वामी विरजानंद ने कहा कि तुम्हारे पास वो है जो किसी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा क्या है? तो इन्होंने कहा
कि मेरी, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी एक बात को तुम पूरा करो, और वो क्या है कि मैंने तुम्हें जो वैदिक ज्ञान दिया है उस वैदिक ज्ञान की आज भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है। अगर तुम घूम फिर करके उत्तर भारत में स्पेशली मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रसार कर देते हो तो ये सच्चे अर्थों में मेरी गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, उसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने सौगंध खा ली कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है स्वामी विवेकानंद से, मैं इसको जन जन तक पहुंचाऊंगा। इसलिए उत्तर भारत में आप देखोगे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इस क्षेत्र के अंदर अगर उस समय सोशल रिफॉर्म्स करने में किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका थी तो नाम उनका था स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बड़ी विशेषता थी कि जो ज्ञान की प्राप्ति उनको थी उसका न केवल उन्होंने अपने जीवन में उतारा, सबसे पहले उसको फॉलो खुद करते थे, उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर किया है। वो सच्चे अर्थों में सही व्यक्तित्व के धनी थे। एक बार तो एग्जाम में यहां तक क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक कौन था जिसने स्वराज की बात कही थी। तो मैं अभी चर्चा करूंगा उसके ऊपर भी। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, वैदिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहीं से दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, राधिका चौधरी भी लिख रही है कि सर यहीं से एक प्रसिद्ध नारा निकलेगा, वेदों की ओर लौटो। यहीं से एक नारा लिखना, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। ध्यान रखना, वो पीछे लौटने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार आप ऋग्वेद को पढ़िए, ऋग्वेदिक समाज को पढ़िए। उस समाज में किसी प्रकार का धार्मिक आडंबर नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, उसमें किसी प्रकार का अवतारवाद भी नहीं है, उस समय किसी प्रकार का पुरोहितवाद भी नहीं है, आडंबर नहीं है, सामाजिक कुरीतियां नहीं है। इसलिए हमें पीछे मुड़ करके, पीछे मुड़ने का मतलब हमें उस वैदिक समाज को ग्रहण करना चाहिए ताकि आज के हमारे हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को शुद्ध रूप से स्थापित किया जा सके। तो यहाँ पर वेदों की ओर लौटो। और बहुत अच्छा किशनलाल कुमावत ने बहुत अच्छी बात कही है कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश था, जो उन्होंने केशव चंद्र सेन के कहने पर हिंदी में लिखी थी। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश का मुख्य लेखन जो हुआ है वो उदयपुर में हुआ है, लेकिन इसकी छपाई जो है, प्रिंटिंग जो है, वो ध्यान रखना अजमेर के अंदर हुई थी। इसकी छपाई जो है अजमेर में, लेखन का मुख्य कार्य जो है वो बेसिकली हुआ है आपका उदयपुर के अंदर। ये पॉइंट्स भी आप लोग यहां पर कवर करेंगे, तो एक बार इतने पॉइंट्स को आप उतार लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि सर स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में, स्पेशली जो है सर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती को किस समाज के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस प्रमुख समाज की स्थापना की उस समाज का नाम था आर्य समाज। समाज का नाम क्या था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, समाज का नाम था आर्य समाज। और आर्य समाज से जो प्रश्न बनते हैं, नंबर 1 कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, और इसका मुख्यालय इस समाज का कहां पर था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था। ये वाले पॉइंट, 3 पॉइंट तो सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। इस कड़ी में जब आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्थापना जो है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना 1875 में कौन कौन से बने हैं, जैसे मेयो कॉलेज 1875 में एग्जिस्टेंस में आता है, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है, 1875 में ये आर्य समाज आता है। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पर की थी दोस्तों, तो ध्यान रखना बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनको इसका जनक माना जाता है। मुख्यालय आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला इसका हेडक्वार्टर बना है बॉम्बे, फिर बाद में इसको स्थानांतरित किया उन्होंने लाहौर, फिर लाहौर से गया है ये दिल्ली, और दिल्ली के बाद अंतिम रूप से उनका मुख्यालय रहा है अजमेर के अंदर। तो ये पॉइंट्स तो हमारे बच्चों को सबसे पहले याद होने ही चाहिए।
बॉम्बे, लाहौर। तो यहां पर आपको सर कब कब बने, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले क्रम इसका क्या था, तो आप लोग ध्यान रखना 1875 में बॉम्बे में, 1877 में लाहौर, 1878 में दिल्ली और 1881 में अजमेर इसका मुख्यालय बनता है। आर्य समाज का हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली ये बनता है। आप कहोगे सर जो आर्य समाज स्टैब्लिश हुआ सर, इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सर क्या था? मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना, नंबर 1 हिंदू धर्म को पुनः उसके शुद्ध रूप में स्थापित करना, शुद्ध रूप में स्थापित करना, ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट था। दूसरा, जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है उन सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, चाहे बाल विवाह हो, ये वाला। एक बार आपका क्वेश्चन ये दोस्तों ऐसे ही बन सकता है, जो मैंने देखा है आजकल एक नया ट्रेंड आया है, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, और उसमें आएगा कि नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। नंबर 2 राजाराम मोहन राय ने बहुदेववाद, बहुविवाह, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इनमें से कौन सा यह से सही है, मतलब किस किस चीज का विरोध किया, ये आपको याद होना चाहिए। ये नया ट्रेंड आ रहा है जिसमें एट ए टाइम 2 समाज सुधार के बारे में ऐसे क्वेश्चन देकर के पूछ लिया जाता है। तो यहां पर इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आप याद करके जाना। क्वेश्चन क्या होगा? नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती ने 2 पॉइंट यहां से मैं निकाल रहा हूं। नंबर 1, उन्होंने किस किस चीज का विरोध किया था और उन्होंने किस किस चीज का सपोर्ट किया था, ये दोनों में एक साथ आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस किस का तो विरोध किया है और किस किस का सपोर्ट किया है। तो आप देखिए, सबसे पहले नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती विरोध करते हैं किस किस का? नंबर 1 उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है। उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। इसका मतलब क्या होगा? वो कर्म का सपोर्ट करते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर होनी चाहिए, जैसा गांधी जी भी कहते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट उन्होंने किया है, समर्थन किया है। उन्होंने ध्यान रखना बाल विवाह का विरोध किया है, बाल विवाह का विरोध किया है। और इन्होंने, शायद आपको अचंभा हो, इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, इन्होंने अवतारवाद का सपोर्ट किया कि नहीं है? तो ध्यान रखना, इन्होंने अवतारवाद का भी विरोध किया है। अवतारवाद जैसे हम कहते हैं भगवान राम अवतार के रूप में, ये कहते हैं कि भगवान राम महापुरुष थे, तो इन्होंने अवतारवाद का विरोध किया है। एक उन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया है, उन्होंने कहा कि पुरोहितों के द्वारा जो व्याख्या की गई है उससे स्वामी जी सहमत नहीं थे, तो पुरोहितवाद की भी उन्होंने पुरोहितवाद का भी विरोध किया है, पुरोहितवाद का विरोध किया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कर्मकांड, जैसे आपने सुना होगा कर्मकांड, धार्मिक आडंबर आदि का भी स्वामी जी ने विरोध किया है, धार्मिक आडंबर इनका भी उन्होंने विरोध किया है। तो आपको सर सपोर्ट किसका करते हैं? सपोर्ट करते हैं वो एकेश्वरवाद का, एकेश्वरवाद का, एक ही ईश्वर की आराधना भी बोल देना, एकेश्वरवाद का, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने सपोर्ट किया है, महिला शिक्षा का,
सपोर्ट किया है महिला शिक्षा का, उन्होंने सपोर्ट किया है विधवा पुनर्विवाह का, विधवा पुनर्विवाह का, इन तमाम चीजों का उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, वो चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती का पूछे और चाहे आर्य समाज का पूछे, वो दोनों इसके अंदर आएंगे। अंधविश्वास का भी विरोध किया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बहुदेववाद का विरोध उनके द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखना। और यहां पर क्वेश्चन ये भी आए ना, आर्य समाज ने विरोध किसका किया, तो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती का माना जाएगा। आर्य समाज ने किसका सपोर्ट किया, तो उसमें भी आएगा। अब मैं उन पॉइंट्स को लेता हूं कि जैसे नाम आ गया स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये नाम आया, और यहां से एग्जाम में बनने वाले, मतलब स्पेशली आपके प्री एग्जाम में बनने वाले 3-4 प्रश्नों को आप याद करके जाना। वो 3-4 प्रश्न कौन से हैं सर, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? जो सबसे ज्यादा होगी उसमें नंबर 1 आता है कि शुद्धि आंदोलन क्या था। शुद्धि आंदोलन क्या था, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग ध्यान रखना, यह भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने एक बहुत लंबा गायों को बचाने के लिए गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। वह कौन सा समाज सुधारक था जिसने पाखंडों का विरोध करने के लिए पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की थी। पाखंड खंडनी पताका की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। वह कौन सा समाज सुधारक है जिन्होंने स्वराज, जिन्हें स्व पर बल दिया था। ध्यान रखना, किस पर बल दिया था, स्व पर बल दिया था, स्व शब्द पर बल दिया था। तो एक तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट अगर आपको देखूं तो सबसे अधिक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 4 स्व पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 स्व पर स्पेशली बल दिया था। वो 4 स्व कौन से, आप सबसे पहले उसको देखिए, 4 स्व कौन से हैं। यहां पर सबसे पहले हम चाहेंगे कि 4 स्व जहां से एग्जाम आता है, 4 स्व पर बल दिया, वो कौन से थे। नंबर 1, इन्होंने कहा कि स्वदेशी पर बल दीजिए। नंबर 2, पहला समाज सुधारक ने स्वराज की बात कही, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज को आप सुनना, उन्होंने क्या कहा कि बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन की तुलना में खराब से खराब स्वदेशी शासन कई गुना बेहतर होता है। वापस सुनना, बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन जैसे अंग्रेजों का शासन है, इससे खराब से खराब हमारा खुद का कोई राजा होगा तो बेहतरीन माना जाएगा। वो चाहे कितना ही खराब हो, कम से कम पैसा भारत में खर्च करेगा। तो यहां पर उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया है, स्वराज पर बल दिया है, उन्होंने स्वधर्म पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा खुद का धर्म होना चाहिए, और स्वधर्म के रूप में उन्होंने हिंदू धर्म पर बल दिया है कि मेरा हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें जो सामाजिक कुरीतियां आ गई है उसको हमें दूर करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद में उन्होंने स्वभाषा, खुद की भाषा होनी चाहिए, और स्वभाषा के रूप में उन्होंने जो फोकस किया है वो हिंदी को फोकस किया है। स्वभाषा के रूप में किसको फोकस किया है, हिंदी को उन्होंने फोकस किया था। सर ये शुद्धि आंदोलन क्या था, आप लोग ध्यान रखना कि वे लोग जो हिंदू धर्म से इस्लाम या ईसाई धर्म, इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हो, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए चलाया गया आंदोलन, जो आंदोलन चलाया गया था उसी को कहते हैं आपका ये वाला आंदोलन। कौन सा, शुद्धि आंदोलन कहते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि इससे सांप्रदायिकता भारत में बढ़ती है। हालांकि सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण बहुत सारे थे, लेकिन अंग्रेज ये ठीकरा आर्य समाज पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। इन्होंने गायों को बचाने के लिए गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। गायों को बचाने के लिए
गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। साथ ही साथ इन्होंने समाज में फैले पाखंडों का विरोध करने के लिए 1863-64 के अंदर पाखंडों का विरोध करने के लिए पाखंड खंडनी पताका की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। सबसे पहले ये 4 पॉइंट आप कवर कर लीजिए। एक क्वेश्चन अभी मैं देख रहा था कि पूछा गया कि वो राजस्थान की किस रियासत में सबसे पहले आए थे, तो ध्यान रखना 1865 में और राजस्थान की करौली रियासत में आए थे। राजस्थान की करौली रियासत जिसके शासक थे मदन पाल शासक का नाम है। मदन पाल जो उनके आमंत्रण, मदन पाल जी ने पहचाना होगा कि बहुत बड़ी व्यक्तित्व के धनी हैं। मदन पाल जी के निमंत्रण पर जो है ये राजस्थान आए थे। उसके बाद हालांकि जब दूसरा दौरा था 1881 में, वो उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर इन सब जगह पर जाते हैं, तो वो भी आपको याद स्पेशली यहाँ पर रखना है। तो इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये तमाम पॉइंट्स जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको याद करने हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। तो ये पॉइंट्स जो है, सबसे पहले शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया था, गौ रक्षा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, पाखंड खंडनी पताका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आज हमने 3 को कवर किया है। वो 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, नंबर 2 जो है हमने हेनरी विवियन डिराजियो को, और तीसरा जो व्यक्तित्व है उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।